हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एरोटेरिया का बुक है जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस दिया गया है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला कह रहा है कि भारत के पहला नगर निगम कौन सा है? तो ये हो जाएगा पटना। ये कौन सा हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी कब? 1541 में। वही पाटलिपुत्र शहर के कहेगा स्थापना किसने की थी? उदयदिन किए थे। नवाबों के शहर किसे कहते हैं? तो नवाबों के शहर कहते हैं लखनऊ को। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। सबसे कहेगा वर्तमान में भारत के सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा। यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, मुद्रा के गुणक कम हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें सूची 1 में योजनाएं दिया गया है और दूसरा में कब ये प्रारंभ हुआ था उसे मिलान करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की कहेगा शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की शुरुआत हुआ था 2016 में। मुस्कान स्कीम योजना की शुरुआत कब हुआ था? ये हुआ था 2022 में। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 2018 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में हुआ था। मिशन इंद्रधनुष कहेगा तो ये हुआ था 2014 में। और मुस्कान स्कीम योजना हो जाएगा 2022। और ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए। राष्ट्रीय योजना समिति के गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय योजना समिति गठन 1938 में हुआ था। और राष्ट्रीय आय समिति या राष्ट्रीय आय आयोग के गठन हुआ था 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति 1938, राष्ट्रीय आय समिति 1949। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? कह रहा है कि निम्न में से कौन शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएनपी में माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास ये शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है? तो झील दिया गया है। और सूची 2 में कहाँ पे अवस्थित है ये दिया गया है। तो जो सेला झील है ये कहाँ पर अवस्थित है? सेला झील स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बड़कल झील कहेगा तो ये हरियाणा में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। और काली बेली झील कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सेला झील हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बड़खल झील कहेगा तो हरियाणा में है। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। और काली बेली झील कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा तो बिहार हो जाएगा। यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा और सबसे कम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा हरियाणा। 1000 कहेगा पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 879 है। सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल। यहाँ पे 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 284। और ये सभी 2011 के जनगणना के अनुसार है। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है,
भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन जिसे टीक भी बोलते हैं एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी वन पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश है जो अस्तित्व में आया था। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में अधिक बहती है और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। और सर्वाधिक सीधा बहने वाला नदी कहेगा, सर्वाधिक सीधा बहने वाला नदी हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है। तो बाकी सब ऑप्शन देखेंगे पारापारी। समुद्र का तापमान क्वेश्चन में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है। तो देखेंगे समुद्र का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और ये सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, यही गलत है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, यही गलत है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, ये भी सही है। गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अतयल पे परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, ये भी सही है। इसमें कह रहा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। किसके बारे में। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में ऑप्शन बी इसमें गलत है। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है ये बताना है। जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कारक है जो कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। तो इसमें हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन, वायु दाब और हवा और समुद्र के पानी का घनत्व। ये जो 3 कारक है ये समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। बाकी इसमें से कौन नहीं करता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन हो जाएगा बी जो कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है। तो जो दिन और रात होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और कहा कि मौसम के परिवर्तन कैसे होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा के कारण मौसम में परिवर्तन होता है और घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कहेगा तो गोवा हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे बड़ा राज्य कहेगा जनसंख्या के अनुसार तो उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा राजस्थान। और इसमें कह रहा था सबसे छोटा राज्य बताना है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। तो गोवा हो जाएगा सबसे छोटा क्षेत्रफल में, सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या में छोटा। 11 नंबर देखेंगे। तूपिक क्या है। जो तूपिक है ये क्या है। तो ये एस्किमो के चमड़े के तंबू है। एस्किमो के द्वारा बनाए गए चमड़े के तंबू को तूपिक कहते हैं। और एस्किमो के द्वारा जो बनाए गए घर होता था उसे क्या बोलते थे। तो घर को इग्लू बोलते हैं और ये बना होता है बर्फ का। एस्किमो जो जनजाति है किस क्षेत्र में निवास करती है। तो साइबेरिया के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। तो ये निहित है अनुच्छेद 178 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा ए। विधानसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 170 में और विधान परिषद के उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। क्वेश्चन में कह रहा था कि
कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान कहेगा निहित है। तो अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के प्रावधान निहित है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देंगे। जो प्रधानमंत्री होंगे मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो ये अपनाया था 1993 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1993 में ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन 1993 में ही किया गया था। वही भारत में कहेगा इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बारी बारी देखते हैं। इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए, ये सही है। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये भी सही है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है और ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें सभी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इसे विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जा सकता है। इसमें सभी सही है। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्ति प्राप्त है। तो संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति ये 5 प्राप्त है। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 72 में। और राज्यपाल के क्षमादान के शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल के हो जाएगा अनुच्छेद 161 और राष्ट्रपति का हो जाएगा 72। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे। तो ऊर्जा मंत्री थे CH भाभा। ऑप्शन हो जाएगा बी, CH भाभा। और ये कार्य एवं खान मंत्री भी थे। ऊर्जा मंत्री, कार्य एवं खान मंत्री भी थे CH भाभा। जो अंतरिम मंत्रिमंडल था इसका गठन कब हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अंतरिम मंत्रिमंडल में कहेगा रक्षा मंत्री कौन थे। तो ये थे बलदेव सिंह। संचार मंत्री थे अब्दुल रब निस्तार, ये संचार मंत्री थे। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो गठन है किसके द्वारा किया जा सकता है। तो विधानमंडल के अनुरोध पर संसद अधिनियम के द्वारा। विधानमंडल के अनुरोध पे संसद के अधिनियम के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखेंगे मुरलेन नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। तो ये मिजोरम में स्थित है। ईटांकी नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये नागालैंड में स्थित है। बलफक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये मेघालय में है। मौलिंग नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में नहीं है। मौलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। और कान्हा किसनी नेशनल पार्क कहेगा तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि कौन सा सत्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। कैबुल लमजाओ जो विश्व के तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मणिपुर में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये मेघालय में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। जो ये घास के मैदान को दिया गया है इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। तो इसे हो जाएगा, पहले हो जाएगा लानोस, उसके बाद हो जाएगा सेल्वास, उसके बाद हो जाएगा कैंपोज और उसके बाद हो जाएगा पंपास। और ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाया गया है। ऐसे ट्रिक बना सकते हैं
ये हो जाएगा लास कैंप में। ला से हो जाएगा लानोस, उसके बाद से हो जाएगा सेल्वास, उसके बाद कैंपोज, उसके बाद पैम्पास। यह उत्तर से दक्षिण की ओर घास के क्रम है। कंपोज जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ब्राज़ील में। और पैम्पास कहाँ का घास के मैदान है, तो अर्जेंटीना के। आगे देखेंगे, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, कथन पर कह रहा है कि कथन पे विचार करें। तो पहला कथन देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है, ये सही है। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टान पदार्थ का होता है, ये सही है। दूसरा देखेंगे, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कहेगा तो प्रतिधारी दीवार का निर्माण है, जो कि ये गलत है। भूस्खलन को रोकने के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा और जो पेड़ कटाई हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा केवल एक। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है। तो ओजोन छिद्र के अर्थ हो जाएगा ओजोन की सांद्रता में कमी। ओजोन छिद्र के अर्थ जो है ये हो जाएगा ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ओजोन संरक्षण के कहेगा, ओजोन को संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में, और ये हुआ था कनाडा में। ओजोन संरक्षण दिवस कहेगा तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है समतापमंडल में। जो ओजोन परत है हमें बचाती है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण पराबैंगनी किरण से, जो कि सूर्य से निकलती है तो ओजोन परत ही सोख लेता है। और ओजोन परत को हानि कौन पहुंचा रहा है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति जिसे C से इंडिकेट किया गया है और उस माध्यम में प्रकाश की गति जिसे V से इंडिकेट किया गया है के बीच के सही संबंध क्या है। यानी किसी माध्यम के अपर्तनांक कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा C। किसी माध्यम में अपर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की गति बटे उस माध्यम में प्रकाश की गति। निर्वात में प्रकाश की गति बटे उस माध्यम में प्रकाश की गति, तो इसमें हो जाएगा C। 24 नंबर देखेंगे, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग जो p है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा p²/2m। ऑप्शन हो जाएगा डी, p²/2m हो जाएगा। और सामान्य रूप में गतिज ऊर्जा के सूत्र होता है 1/2 mv²। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है, तो जनित्र के बनाने में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। विद्युत चुंबकीय कहेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के खोज कौन किए थे, तो ये किए थे माइकल फैराडे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध होता है अनंत, और आदर्श अमीटर के प्रतिरोध कहेगा तो ये शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श अमीटर के प्रतिरोध कहेगा तो शून्य होता है। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं बारी बारी। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, ये सही है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, ये सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व होता है, ये भी सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व होता है। सीजियम, गैलियम और सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं, यही गलत है। इसमें अधिक मात्रा में अर्धचालक है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत है ऑप्शन सी। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है। इसमें गलत हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का क्या होता है, तो इसमें लवण का जल अपघटन होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल है अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का जल अपघटन होता है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंचे होता है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंचे होता है, तो इसमें हो जाएगा बोरान। बोरान के गलनांक सबसे ऊंचे होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली अधिक मात्रा में धातु कौन सी है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। सिलिकॉन किस रूप में पाया जाता है, तो अर्धचालक के रूप में। 29 नंबर देखेंगे, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, NH2CO NH2 होता है, NH2 के होल ट्वाइस CO, ये हो जाएगा यूरिया के सूत्र। यूरिया का प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे, तो उर्वरक में। यूरिया के कारण ही मूत्र जो गंध देता है, तो ये यूरिया के कारण ही देता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। आगे देख लेंगे, 30 नंबर हो जाएगा, प्लूटोनियम निकोलाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 148। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 148। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में, उसमें कहेगा किस तत्व का प्रयोग किया गया था, यूरेनियम 235 का। जो नागासाकी पे बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में, उसमें किस तत्व का प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम 239 का। आगे देखेंगे, जो पहली बार हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसे फैटमैन नाम दिया गया था। 31 नंबर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है, तो रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन हो जाएगा यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही क्या है, तो असत्य कथन है। बाकी जो कथन है सत्य देख लेते हैं। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी सही है। और नए उत्पाद के निर्माण होता है, ये भी सही है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में ऑप्शन बी सी डी ये सही है, इसमें गलत था ऑप्शन ए। 32 नंबर देखेंगे, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा ZnCO3, ऑप्शन हो जाएगा डी ZnCO3। कैलेमाइन ये किसका अयस्क का है, तो ये जस्ता का है। आगे बढ़ेंगे, 33 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक बीज अंकुरण होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां हैं जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी बीज के अंकुरण के लिए आवश्यकता होती है पानी का, उचित तापमान का और ऑक्सीजन का। वैसे पौधे के विकास के लिए कितने तत्व के आवश्यक होता है, तो पौधे के विकास या पोषण के लिए 16 महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्विनाइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त होती है, तो क्विनाइन प्राप्त होती है अनावृत बीजी पादप से। क्विनाइन किससे प्राप्त होती है, अनावृत बीजी पादप से। और इसमें जो बीज होते हैं ये नग्न पाए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो बीज पाए जाते हैं इसमें आवरण नहीं होता है, ये नग्न रूप में पाए जाते हैं। और आवृत बीजी में जो बीज पाए जाते हैं ये होते हैं, इसमें जो बीज पाए जाते हैं इसके बाहर आवरण होता है, ये नग्न रूप में नहीं होता है। वैसे क्विनाइन जो मलेरिया के रूप में प्रमुख औषधि है, ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, जो कि अनावृत बीजी पादप के अंतर्गत आता है। ईस्ट क्या है, तो ये एक प्रकार के कवक है। आगे देखेंगे, एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है। एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नियोपाइलिना को एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में जानते हैं। आर्कियोपेरेटिक्स के कह रहा है कि ये किसके बीच की कड़ी है, तो आर्कियोपेरेटिक्स ये रेप्टाइल और पक्षी के बीच की कड़ी है। यूग्लिना के अन्य नाम क्या है, तो ये हो जाएगा हरा प्रोटोजोआ। यूग्लिना के अन्य नाम हरा प्रोटोजोआ है। 36 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है जो कि जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा पीबीसी को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो ये हो जाएगा सेलुलोज। प्रोटीन कहेगा
प्रोटीन को पचाने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो ये हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और स्टार्च किस में पाया जाता है? तो लार में। 37 नंबर हो जाएगा, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के मुख्य गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। और ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऊतक के निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से ऊतक के निर्माण होता है। और प्रोटीन के निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। मानव शरीर में जो फैट बढ़ता है ये वसा के कारण ही बढ़ता है। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये बचाता है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है ट्रिपल एंटीजन, जिसे कहते हैं डीपीटी के टीका। डीपीटी के टीका कहा जाता है। हैजा के टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच किए थे। चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर। चेचक होता है वायरस से, हैजा होता है जीवाणु से। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा साल्मोनेला। साल्मोनेला से कुष्ठ रोग नहीं होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। कुष्ठ रोग से संबंधित हो जाएंगे बाबा आमटे। बाबा आमटे ये कुष्ठ रोग के निवारण से संबंधित है। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया से संबंधित है। यार्सेनिया पेस्टिस ये प्लेग से संबंधित है। ब्रीबेरी कलेरा ये हैजा रोग से संबंधित है। ब्रीबेरियो कोलेरा जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है, जो कि गंदे पानी के पीने से होता है। चूहा के काटने से क्या होता है? तो प्लेग होता है। और मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसका वाहक हो जाएगा प्लाज्मोडियम। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो ऑप्शन के अनुसार अंडा देने वाला स्तनधारी होकर हो जाएगा एकिडाना। एकिडाना और एक और आता है प्लेटिपस। ये दोनों क्या है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी है। वैसे जो स्तनधारी होते हैं वे क्या देते हैं? तो वह बच्चा देते हैं, लेकिन ये दोनों अपवाद में है। कंगारू कहेगा ये किस देश में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा कहेगा जलीय जीव कौन सा है? तो नीला व्हेल। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो ये हो जाएगा अर्धसूत्री। कह रहा है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो अर्धसूत्री। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये होता है जनन कोशिका में। और समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो ये होता है कायिक कोशिका में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? कह रहा है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज के चित्र बना हुआ था? तो ये बना हुआ था यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर। सातवाहन वंश ने पहली बार शीशे के सिक्के जारी किया था। शीशे के सिक्का कौन वंश ने जारी किया था? तो सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश के संस्थापक कहेगा तो हो जाएंगे सीमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएंगे सीमुक। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये महान और प्रतापी शासक थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर है। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो माध्यमिक सूत्र की रचना की गई थी नागार्जुन के द्वारा। माध्यमिक सूत्र की रचना कौन किए थे? नागार्जुन। नागार्जुन ये किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष ये तीनों किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष ये किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन की रचना हो जाएगा माध्यमिक सूत्र, वसुमित्र की रचना हो जाएगा महाविभास और बुद्ध चरित्र की रचना किए थे अश्वघोष। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में कहेगा कि बौद्धों का रामायण किसे मानते थे? तो बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण मानते थे। आगे देख लेंगे 44 नंबर हो जाएगा,
मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो इसे कहते थे लछड़ा अध्यक्ष। ऑप्शन हो जाएगा डी, लछड़ा अध्यक्ष मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। मौर्य प्रशासन में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा पौंड। 45 नंबर देखेंगे, शेरशाह के शासन में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की जो दर था कुल उत्पादन के 1/3 भाग था। ऑप्शन हो जाएगा सी। शेरशाह ने किला कुहाना मस्जिद के निर्माण करवाए थे और इन्होंने पहली बार ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाए थे और रुपए के सिक्के के पहली बार प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय कहेगा भू राजस्व की दर कुल कितनी थी? तो 1/2 था, यानी सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो भू राजस्व की दर थी खिलजी के शासनकाल में थी 1/2, यानी कि 50%। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? कह रहा है कि किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी? तो हो जाएंगे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी। किसे अकबर 500 बीघा जमीन में दान में दी थी? तो गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए। और वहाँ पे स्वर्ण मंदिर कौन बनवाए थे? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि क्रम से 5वें गुरु थे। रामदास क्रम से 4थे गुरु थे, गुरु हरकिशन ये क्रम से 8वें थे, हरराय थे 7वें और गुरु अंगद ये क्रम से 2रे गुरु थे। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद किए थे गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म के कितने गुरु थे? तो 10 थे। कौन कौन थे? पहला गुरु हो जाएंगे गुरु नानक, दूसरा हो जाएंगे गुरु अंगद, तीसरा हो जाएंगे गुरु अमर, चौथा हो जाएंगे गुरु रामदास, पांचवा हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव, छठा गएगा तो गुरु हरगोविंद, सातवां हर राय थे और 8वां हरकिशन, 9वां गुरु हो जाएंगे तेग बहादुर और 10वां हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। जो कहेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे, जिनके जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पे? तो तलवंडी में। इनकी मृत्यु हुआ था करतारपुर में 1539 में। और जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पे? तो पटना में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1708 में। कहाँ पे? तो नांदेड़ में। 47 नंबर देखेंगे, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। और इन्होंने औरबिले आश्रम के भी स्थापना किए थे। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। यानी कि जब जब स्थापना हुआ है उसके अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं को सजाना है। तो बारी बारी से देखते हैं। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन लीग की स्थापना हुआ था 1875 में और ये किए थे शिशिर कुमार घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? 1884 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 में और ये किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस मिलकर। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1885 में और ये किए थे फिरोज शाह मेहता। और एक इसी से संबंधित आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन दादा भाई नौरोजी किए थे 1866 में और ये किए थे लंदन में। तो क्रम के अनुसार सजाने में, इसे क्रम के अनुसार सजाना है तो सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा इंडियन लीग। इंडियन लीग हो जाएगा पहला बार। 2 नंबर पे हो जाएगा 1875 के बाद 1876 आएगा इंडियन एसोसिएशन और इसके बाद हो जाएगा 1884 मद्रास महाजन सभा और इसके बाद आएगा बॉम्बे एसोसिएशन। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा बी, 1 4 2 3। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये देखना है। बाकी शुरुआत करते हैं पहला कथन से। यह नील विद्रोह जो था, यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था और यही गलत है। नील विद्रोह 1859 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था।
नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में। दूसरा कथन हो जाएगा, आंदोलन की शुरुआत दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु बिश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की थी। ये सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता था। ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो कर्म के सिद्धांत का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं किए थे। बाकी बहुदेववाद और तंत्र मंत्र और मूर्ति पूजा के विरोध करते थे कौन? तो दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1824 में। कहाँ पे? तो गुजरात में। इनकी मूल नाम कहेगा तो मूल शंकर थे। इनकी मूल नाम मूल शंकर थे। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो मुंबई में। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत भारतीयों के लिए है ये नारा कौन दिए थे? तो ये दिए थे आर्य समाज, या बोल सकते हैं दयानंद सरस्वती। सूदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर लौटो ये नारा कौन दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है कि प्रकृति की ओर लौटो ये किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो। अब से देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ये कर्म के सिद्धांत के क्या थे? विरोध नहीं थे। बाकी तंत्र मंत्र मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरोधी में थे। इनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। ये सूदी आंदोलन के प्रवर्तक थे और इन्होंने नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो। इनकी मूल नाम कहेगा तो मूल शंकर हो जाएगा। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।